Hello guys, welcome to Price Analysis Forex YouTube चैनल. होप यू आर डूइंग वेल. अच्छा, आज हमारी जो वीडियो है ये हम बना रहे हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं उर्दू के अंदर, उर्दू और हिंदी के अंदर. ठीक है जी, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. अच्छा, सबसे पहले जो है वो रिपोर्ट है आरबीए रेट स्टेटमेंट. आरबीए क्या है? रिज़र्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की रेट स्टेटमेंट. ठीक है जी. दूसरे नंबर पे आ रहा है उनका इंटरेस्ट रेट. ऑस्ट्रेलिया के इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं कैश रेट. ठीक है जी. जो आ चुका है जो 0.10% इस वक्त जो है वो इनका इंटरेस्ट रेट है, वही उन्होंने रखा है, उसको मज़ीद इंक्रीज़ नहीं किया. अच्छा, अगर ये इंक्रीज़ होता है, ठीक है, तो उसका क्या जो है वो असर होता है मार्केट के ऊपर या ऑस्ट्रेलियन करेंसी के ऊपर, और अगर डिक्रीज़ होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, ये हम दोनों चीज़ें जो है ये आपके साथ शेयर करते हैं. अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो ये करेंसी के लिए अच्छा होता है, और अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो ये करेंसी के लिए बेटर नहीं होता. अच्छा, इससे आगे चलते हैं. ओपेक जेएमएमसी मीटिंग्स. ओपेक मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़. जेएमएमसी जॉइंट मिनिस्ट्रियल मॉनिटरिंग कमेटी मीटिंग्स. ठीक है जी. ये इनकी एक बेसिक मीटिंग होती है जिसमें ये डिसाइड करते हैं कि क्रूड ऑयल की जो प्रोडक्शन है उसकी प्राइसेस हैं, क्या प्रोडक्शन को कम करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए, मार्केट में क्या डिमांड है, इन सारी चीज़ों को, और प्राइस क्या इतनी ही रहनी चाहिए या इससे ज़्यादा करनी चाहिए या कम करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बेसिक जो है ये इसके अंदर डिसाइड करते हैं. अच्छा जी, उसके अंदर आ जाते हैं कनाडा. आगे आ जाते हैं कनाडा. कनाडा में क्या रिलीज़ हुआ है? जीडीपी. जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. मंथली ये उसका जो है डाटा है. अच्छा, जीडीपी बेसिक क्या चीज़ होती है? जीडीपी जो है ये किसी भी कंट्री की हदूद के अंदर रहते हुए प्रोडक्ट और सर्विसेज में कितना चेंज आया है. ठीक है जी. उनमें कितनी प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो इंक्रीज़ हुई हैं, ये बेसिक जो है उस कंट्री का जीडीपी होता है. अच्छा, ये भी 1.1% उससे बेटर आया है. जो प्रीवियस था वो 0.4% था, और फोरकास्ट जो है वो 1% की थी, लेकिन ये 1.1% आया, जो काफ़ी ज़्यादा बेटर है कैनेडियन डॉलर के लिए. उससे नीचे आ जाते हैं आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई. अच्छा, आईएसएम क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट. ठीक है जी. अच्छा, ये एक इंस्टीट्यूट है जो ये डाटा प्रोवाइड करता है. आगे है पीएमआई. पीएमआई परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स. परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स से वर्ड ऑफ माउथ लिया जाता है कि उनकी जो है वो इस इंडस्ट्री के अंदर कैसी इकोनॉमिक कंडीशंस चल रही हैं, क्या जॉब्स वगैरह जो है वो उसके अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं. ठीक है जी. और ये कैसा मामलात कैसे चल रहे हैं, अगर तो वो इसको बेटर अगर वो बताते हैं कि जी ये वाकई इस तरह से बेहतर चीज़ें चल रही हैं, तो इसका मतलब ये समझा जाता है कि एक कंट्री की इकानमी जो है वो ग्रो कर रही है. अच्छा, ये इसका जो एक बेंचमार्क है वो 50% है. अगर 50% से ऊपर है तो इसका मतलब है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या जो भी सेक्टर, जिस सेक्टर से ये रिपोर्ट आ रही है वो सेक्टर ग्रो कर रहा है. अगर ये 50% से नीचे है तो इसका मतलब है कि वो सेक्टर जो है वो ग्रो नहीं कर रहा. ठीक है. तो ये जो लास्ट टाइम अभी जो है वो आई है ये 61.2% आई है. अच्छा, इसके बाद है ब्रिटिश से ही बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर हैं बैली, उनकी स्पीच है. अच्छा, ये जो स्पीचेस होती हैं गवर्नर्स के हेड, जो स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक्स जो भी होते हैं उनके हेड्स की तरफ से, अगर तो ये इकॉनमी, इन्फ्लेशन या इन चीज़ों के रिलेटेड हैं, और अगर उसके अंदर जो है वो इंटरेस्ट रेट के रिलेटेड, और अगर उसके अंदर इनके जर्नलिस्ट के आंसर क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड हूँ, तो मार्केट में उस टाइम के अंदर एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है. ठीक है जी. तो ये बेसिक जो स्पीच है ये किस चीज़ के रिलेटेड है देख लेते हैं. अच्छा, ड्यू टू डिलीवर स्पीच टाइटल टेकिंग क्लाइमेट फॉर रियल. अच्छा, ये बेसिक क्लाइमेट के ऊपर है, तो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ करेंसी के ऊपर. अच्छा, उसके बाद है एफओएमसी मेंबर ब्रांड स्पीच. एफओएमसी क्या है? फेडरल ओपन मार्केट कमेटी. ठीक है जी. उनका एक मेंबर है. ये किस कंट्री की है? ये यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है उनकी एक कमेटी है जो ये डिसाइड करती है कि इंटरेस्ट रेट क्या रखना है. ठीक है. वैल्यू जो है करेंसी की वैल्यू, इसको बढ़ाना है, कम करना है, जो भी चीज़ें हैं सेंट्रल बैंक के अंडर जो भी काम आते हैं उसके रिलेटेड सारी चीज़ें जो है ये करती है एफओएमसी, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी. अच्छा, हम इनके ऊपर बैंक्स के ऊपर और इनके हेड्स कौन, क्या वो हेड क्या होता है, सर होता है, चेयरपर्सन होता है, गवर्नर होता है, जो भी होता है, उन चीज़ों के ऊपर एक अलग से जो है वो वीडियो बनाएंगे.
आने वाले दिनों में वो भी आपको जो है वो मिल जाएगी, ताकि आपको आसानी हो कि कोई बंदा अगर स्पीच करता है, आपको ये न्यूज़ मिली है कि फ़लाँ जो है वो स्पीच करने लगा है या उसकी आज बात होनी है, तो आपको आइडिया हो ये कौन बंदा है, इसकी स्पीच का क्या असर होगा मार्केट के ऊपर, और उसको हम किस तरह से कैश कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके आगे आ जाते हैं हम जीडीपी। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये क्वार्टरली डाटा है कहाँ से, ऑस्ट्रेलियन डॉलर से, अच्छा ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा, इसके बाद आरबीए डिप्टी गवर्नर स्पीच है उसकी रिज़र्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा, तो ये भी जो है वो अगर तो इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट या इन चीज़ों के रिलेटेड होगी तो ही ये जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है मार्केट के अंदर करेंसी के हिसाब से, अगर हम देखें उस वक्त के हिसाब से। अच्छा, आगे है रिटेल सेल्स, ये भी ऑस्ट्रेलिया से आ रही हैं। रिटेल सेल्स क्या है, सेल्स का रिटेल लेवल के ऊपर चेंज होना। अच्छा, रिटेल सेल्स अगर प्रीवियस और फोरकास्ट से बेटर आती हैं तो करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है, और अगर वीक आती हैं तो करेंसी जो है वो उससे कम होती है। अच्छा, और उसका जो है वो ये आप उसके आगे देख सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट करेंसी के ऊपर किस तरह से आ रहा है। ठीक है जी। उसके आगे आ जाते हैं एडीपी, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा है जो फर्स्ट वीक में हर मंथ के फर्स्ट वेडनेसडे को जो है वो रिलीज़ होता है। ये प्राइवेट सेक्टर का डाटा है, और इसके बाद फ्राइडे वाले दिन जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर से डाटा रिलीज़ होता है। अच्छा, ये वेडनेसडे को रिलीज़ होता है, लेकिन इस बार जो है ये थर्सडे को रिलीज़ हो रहा है। उसकी वजह ये है कि मंडे वाले दिन यूएस मार्केट्स जो हैं वो क्लोज थी मेमोरियल डे की वजह से। ठीक है, तो इस वजह से एक दिन लेट आ रहा है। अच्छा, एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, एडीपी ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, मतलब ये है कि इसके अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी जॉब्स इंक्लूड नहीं होती, और ये प्राइवेट सेक्टर की ओवरऑल वैसे जो है वो जॉब रिपोर्ट होती है कि उसके अंदर क्या इजाफा हो रहा है या क्या कमी आ रही है, लास्ट मंथ के अंदर उसके अंदर कितनी जॉब्स जो है वो उसके अंदर क्रिएट हुई हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर। तो ये 645 के का जो है वो फोरकास्ट है, लास्ट टाइम 742 के था। अगर ये 742 के से प्लस आता है इस टाइम ना, तो क्या होगा कि डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा और गोल्ड वीक होगा, और अगर ये 742 के से लेस आता है इस टाइम तो डॉलर वीक होगा और गोल्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है जी। आगे हम चलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स कि यूएसए के अंदर कितने लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम किया है कि उनको अभी गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए, वो भी अर्निंग नहीं कर रहे, उनको बेसिक ज़रूरियात के लिए जो है वो गवर्नमेंट से पैसा चाहिए। अच्छा, इसके बाद है आईएसएम सर्विसेज पीएमआई। सर आईएसएम क्या है, मैंने ऊपर बताया जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट, वहाँ पे क्या था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, यहाँ पे सर्विसेज सेक्टर है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि सर्विसेज सेक्टर से वर्ड ऑफ माउथ लिया जाता है वहाँ के परचेजिंग मैनेजर से कि आपकी जो इंडस्ट्री है उसकी कंडीशंस कैसी हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, जॉब क्रिएट हो रही है, न्यू ऑर्डर्स मिल रहे हैं, सारी चीज़ें। तो अगर तो वो जो है वो अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिले परचेजिंग मैनेजर्स का, तो जो ये एक्चुअल है ये बेटर आता है। अगर और बेटर आए तो डॉलर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर वीक आएगा प्रीवियस से तो डॉलर उसके अंदर वीक होगा। अच्छा, उसके बाद आ जाती हैं क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज। क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज क्या है कि यूएसए की कमर्शियल फर्म्स के अंदर कितना क्रूड ऑयल स्टॉक पड़ा हुआ है। अगर तो ये जो है वो स्टॉक ज़्यादा पड़ा हुआ है, ठीक है जी, तो ऑयल क्या होगा, उसकी प्राइस कम होगी। और अगर उनके पास स्टॉक शॉर्ट है, जैसे इस वक्त अभी शो हो रहा है कि कितना -1 मिलियन जो है वो, मतलब ये है कि उनका स्टॉक पहले ही शॉर्ट है, तो उनको मज़ीद ज़्यादा स्टॉक चाहिए, इसकी वजह से ऑयल की प्राइस बढ़ सकती है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे जो है वो एक तीसरी चीज़ आके इम्पेक्ट करती है मार्केट के अंदर, स्पेशली क्रूड ऑयल में, कि जो सेंटिमेंट एनालिसिस है कि ट्रेडर मार्केट के अंदर क्या सोच रहा है, क्या ज़्यादा रुझान जो है वो बाय की तरफ है, ज़्यादा रुझान जो है वो सेल की तरफ है। जिस तरफ होता है तो मार्केट उसके अगेंस्ट जाती है, यहाँ पे सेंटिमेंट एनालिसिस भी काम करता है। अच्छा, उसके बाद गवर्नर की स्पीच है, फिर है फेड चेयर पाउल स्पीच। फेड चेयर ये कौन है, ये यूएसए के सेंट्रल बैंक के चेयरमैन हैं। अच्छा, उनके चेयरपर्सन हैं जेरोम पाउल, उनकी स्पीच है। अगर अच्छा, ये स्पीच किस चीज़ के रिलेटेड है, ये स्पीच
जो है ड्यू टू पार्टिसिपेट इन अ पैनल डिस्कशन टाइटल सेंट्रल बैंक्स एंड क्लाइमेट चेंज। अच्छा, ये क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड ही है, तो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट करेंसी के ऊपर जो है वो नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं कनाडा की तरफ से एम्प्लॉयमेंट चेंज कि कितनी लोगों को जो है वो जॉब्स मिली हैं लास्ट मंथ के अंदर। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कितने % लोग अनएम्प्लॉयड हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है यूएसए का मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा। ये 3 डाटाज जो हैं, एवरेज आर्ली अर्निंग, एनएफपी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूएसए की तरफ से। अच्छा, ये डाटा जो है ये डिसाइड करता है कि इस मंथ में, नेक्स्ट मंथ में जो गोल्ड की जो है वो डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, गोल्ड बाय होगा या गोल्ड सेल होगा, ये इस चीज़ को डिसाइड करते हैं ये जो डाटा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट डाटा है इस हिसाब से अगर हम देखें तो। अच्छा, सबसे पहले आ जाता है एवरेज अर्ली अर्निंग्स के जो कंपनीज़ हैं वो अपनी लेबर को कितना पे कर रही हैं। ठीक है, उसमें कितना चेंज आया। अगर तो वो बेटर है तो करेंसी स्ट्रांग होगी, अगर वो वीक है तो करेंसी, अगर वो डाटा पहले से कम है तो करेंसी वीक होगी। अच्छा, यहाँ पे जो शो किया जा रहा है वो 0.7% प्रीवियस था और 0.2% उसके अंदर जो है वो इस बार देखा जा रहा है, जो फॉरकास्ट किया जा रहा है। तो ये शो करता है कि यहाँ पे डॉलर जो है वो वीक होगा और गोल्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। फिर आ जाते हैं नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, एनएफपी, इसको नॉन फार्म पेरोल भी बोलते हैं, और नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज ये गवर्नमेंट डाटा है। ठीक है, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्लूड नहीं होता कि गवर्नमेंट सेक्टर में प्रीवियस मंथ के अंदर कितनी जॉब्स क्रिएट हुई हैं, उनके अंदर कितना इजाफा हुआ है। ठीक है जी, तो ये 266 के प्रीवियस था और इस बार जो फोरकास्ट किया जा रहा है वो 645 के किया जा रहा है, मतलब 6,45,000। तो ये जो है एक अच्छा इंक्रीज़ इसके अंदर, अगर तो ये इसी तरह के नंबर्स आ जाते हैं तो ये अच्छा इंक्रीज़ होगा जो गोल्ड की प्राइसेस को डाउन साइड पे ले आएगा और जो यूएस डॉलर है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। अच्छा, उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट रेट कि कितने % पीपल लोग जो है यूएसए के अंदर वो अनएम्प्लॉयड हैं। ठीक है जी, ये उसकी परसेंटेज है बेसिकली। ये भी अगर जो है वो ये फॉरकास्ट से कम आती है, प्रीवियस से कम आती है, तो ये करेंसी को स्ट्रॉन्ग करेगी। और अगर ये फॉरकास्ट और प्रीवियस से ज़्यादा आती है तो ये मतलब है कि गोल्ड के लिए इसका ये मीनिंग है कि गोल्ड के लिए ये डॉलर के लिए ये अच्छी अलामत नहीं है। तो डॉलर इससे क्या होगा, अगर ये ज़्यादा आती है प्रीवियस से तो डॉलर के लिए जो है ये अच्छी चीज़ नहीं है, उसको वीक करेगी डॉलर को। ठीक है जी। अच्छा, इसके आगे चलते हैं हम नेक्स्ट वीक के ऊपर। ये हमारा अभी फर्स्ट वीक कवर हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट वीक के ऊपर हम आगे बैंक ऑफ कनाडा से जो है उनका इंटरेस्ट रेट रिलीज़ होने वाला है। तो रेट स्टेटमेंट में क्या होता है, इसमें बेसिकली बैंक ये बताता है कि हमने अगर ये इंटरेस्ट रेट इतना रखना है तो क्यों रखना है, अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो क्यों इंक्रीज़ कर रहे हैं। ये जो मीटिंग है उसके बारे में जो इंटरेस्ट रेट है उसके बारे में एक कंप्लीट डिटेल डॉक्यूमेंट जो है वो शाया किया जाता है। इसके साथ हम आ जाते हैं ओवरनाइट रेट। अच्छा, कनाडा का जो इंटरेस्ट रेट है उसको बोलते हैं ओवरनाइट रेट। ठीक है जी। तो ये 0.25% है प्रीवियस, अभी इसकी फॉरकास्ट नहीं आई। तो ये जैसे इसकी फॉरकास्ट आएगी, अगर तो ये 0.25% से ज़्यादा होता है जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है, जो वो नहीं बढ़ाएंगे अभी इंटरेस्ट रेट, तो क्या होगा कि करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी। और अगर ये उससे कम आता है तो करेंसी वीक होगी। अगर ये इतना ही आता है तो अब ये देखा जाएगा उसके बाद कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कहते हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड वाले उनके जो है हेड हैं वो क्या कहते हैं कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, कम करेंगे, जो भी इसके बारे में कमेंट्स होंगे उसके ऊपर जो है वो मार्केट की मूवमेंट होगी। अच्छा, उससे आगे हम आ जाते हैं क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज, जो मैंने पहले बता दी हैं। अच्छा, ये उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाता है कि क्या जो है वो इंटरेस्ट रेट है। इसमें क्वेश्चंस भी एक्सपेक्टेड होते हैं जो जर्नलिस्ट होते हैं उनके। अच्छा, उसके बाद 10 ईयर बॉन्ड ऑक्शन है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है जी। इसके अंदर जो है वो क्या आ रहा है, इसकी हम डिटेल जो है वो चेक कर लेते हैं साथ साथ। चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड बाय कंज्यूमर की तरफ से जो है वो जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज परचेज़ की जा रही हैं उनके अंदर क्या चेंज आया है। अच्छा, अगर तो ये प्रीवियस से बेटर आ जाता है तो ये करेंसी के लिए अच्छा है, क्योंकि लोगों की बाइंग पावर जो है वो इंक्रीज़ हो रही है।
अच्छा, इसके साथ नीचे आ रहा है कोर सीपीआई। कोर सीपीआई क्या है, ये भी उसी तरह, लेकिन इसके अंदर फूड और एनर्जी जो है वो एक्सक्लूड किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी प्राइसेस जो है वो वोलेटाइल होती हैं। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के कितने लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम किया, ये वीकली डाटा है, बेसिकली हर वीक जो है वो रिलीज़ होता है यूएसए के अंदर। अच्छा, इसके बाद 30 ईयर बॉन्ड ऑप्शंस हैं। और अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं नीचे हम आ जाते हैं नेक्स्ट वीक के ऊपर। अच्छा, इसके अंदर क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग मिनट्स। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी इन्होंने रिलीज़ की है, जैसे हम फर्स्ट वीक के अंदर जो है वो हम उसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसके मीटिंग मिनट्स क्या होते हैं कि वो जो मीटिंग थी उसकी कंप्लीट डिटेल, ठीक है जी, कि ये डिसीजन क्यों हुआ, किस तरह से हुआ, कितने मार्जिन से हुआ, कितने लोग इसके हक में थे, कितने लोग इसके खिलाफ थे, वो सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर जो है वो बताई जाती हैं मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग मिनट्स के अंदर। अच्छा, कोर रिटेल सेल्स क्या है, रिटेल लेवल के ऊपर सेल्स में कितना इजाफा हुआ है। इसके अंदर जो है वो मेरे ख्याल में ऑटोमोबाइल सेक्टर को, हाँ, ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो एक्सक्लूड किया जाता है क्योंकि उनकी प्राइसेस वोलेटाइल होती हैं, तो उनको इसके अंदर नहीं रखा जाता। अच्छा, रिटेल लेवल के ऊपर सेल्स में कितना इजाफा हुआ, अगर तो ये नंबर प्रीवियस से अच्छा आता है, फोरकास्ट से अच्छा आता है, तो करेंसी के लिए बेटर है। अगर उससे कम आता है तो करेंसी के लिए जो है वो नुकसानदेह है। आप इसको मज़ीद इंटरप्रेट करके ट्रेड लगा सकते हैं। अच्छा, उसके साथ है यूएसए से पीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। प्रोड्यूसर्स के लेवल के ऊपर जो है वो कितना चेंज आ रहा है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के अंदर, इसको हम मज़ीद भी यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से आप इसकी डिटेल जो है वो ओपन कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। चेंज इन द प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अच्छा, फिनिश्ड गुड्स के अंदर जो तैयारशुदा अशियाँ हैं या सर्विसेज हैं, उनके अंदर कितना चेंज आया है प्रोड्यूसर्स के लेवल पे, प्रोड्यूसर्स की तरफ से। रिटेल सेल्स। अच्छा, रिटेल सेल्स में क्या है, इसके अंदर जो है वो ऑटोमोबाइल भी इंक्लूडेड होती हैं कि उनके अंदर कितना चेंज आया है। अगर ये चेंज जो है वो पॉजिटिव है, अगर ये बेटर है, तो क्या होगा कि करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी। अगर ये जो है वो वीक है नंबर प्रीवियस से, तो करेंसी उससे क्या होगी, वीक होगी, नीचे आएगी, गोल्ड बाय होगा और डॉलर जो है वो सेल होगा। अच्छा, इसके साथ हम आ जाते हैं कोर पीपीआई पे। अच्छा, कोर पीपीआई में क्या चीज़ जो है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में क्या चीज़ जो है वो एक्सक्लूड होती है, फूड और एनर्जी इसके अंदर जो है वो एक्सक्लूड होती है। अच्छा, इसके बाद है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो है वो क्या चीज़ है, चेंज इन टोटल इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स माइन एंड यूटिलिटीज़। अच्छा, के टोटल जो चेंज आया है प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से, उसके अंदर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो उन्होंने प्रोड्यूस की हैं उसके अंदर कितना चेंज आया है, और इसके साथ साथ यूटिलिटीज़ भी इसके अंदर जो है वो ऐड होती हैं। अच्छा, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मैं ऊपर बता चुका हूँ, ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अच्छा, सीपीआई ये पाउंड ब्रिटिश की तरफ से थी और ये कनाडा की तरफ से है, कॉमन सीपीआई। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई, क्रूड ऑयल भी हो गया। एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस। अच्छा, एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शन, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, उसकी तरफ से इकोनॉमिक प्रोजेक्शन दी जा रही है। ये बुनियादी टूल है जिसके ज़रिए जो है वो फेड जो है वो अपने इन्वेस्टर्स को बताते हैं कि जो है वो हम इसके अंदर किस तरह से जो है वो इकॉनमी को लेकर चल रहे हैं, इकॉनमी की कंडीशंस नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए कैसी होंगी। ये बेसिक एक ईयर में 4 टाइम्स जो है वो ये रिलीज़ होती है, क्या कहते हैं, इकोनॉमिक प्रोजेक्शन जो हैं वो दी जाती हैं। अच्छा, उसके बाद है एफओएमसी स्टेटमेंट, फिर है फेडरल फंड्स रेट। अच्छा, यूएसए का जो इंटरेस्ट रेट है उसको फेडरल फंड रेट बोलते हैं। ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इंटरेस्ट रेट जो है वो क्या चीज़ है और स्टेटमेंट क्या चीज़ है, इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और जिस भी कंट्री की तरफ से इंटरेस्ट रेट रिलीज़ होता है उसमें हर आधे या पौने घंटे के बाद 30 मिनट्स या 45 मिनट्स के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसके अंदर उसकी सारी डिटेल बताई जाती हैं। तो ये उसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एम्प्लॉयमेंट चेंज ये भी बता चुके हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स ये भी। अच्छा, उसके बाद जो है वो जापानीज़ की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो स्टेटमेंट रिलीज़ की जा रही है। उसके बाद रिटेल सेल्स हैं ब्रिटिश की तरफ से कि रिटेल लेवल के ऊपर सेल्स के अंदर कितना चेंज आया है।
अच्छा, इसके बाद हम चले जाते हैं नेक्स्ट वीक के ऊपर। इसमें है फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई क्या है? परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, सॉरी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। अच्छा, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से है, ब्रिटेन की तरफ से। अच्छा, नेक्स्ट है फ्लैश सर्विसेज पीएमआई। अब ये ऊपर मैन्युफैक्चरिंग है तो नीचे सर्विसेज पीएमआई है कि सर्विसेज सेक्टर में उसके अंदर कितना चेंज आया है। ठीक है जी, कोर रिटेल सेल्स और इसका इम्पैक्ट जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर रिपोर्ट अच्छी आती है तो करेंसी स्ट्रांग है, अगर रिपोर्ट अच्छी नहीं आती तो करेंसी वीक हो जाती है। इसके बाद कनाडा से रिटेल सेल्स हैं, कोर रिटेल सेल्स हैं, ये भी सारी एक्सप्लेन हो चुकी हैं। अच्छा, क्रूड ऑयल अच्छा, ओपेक मीटिंग्स, ये क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, उनकी एक मीटिंग है। अच्छा, एमपीसी क्या है? जिस तरह एफओएमसी है यूएसए की, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, सेम उसी तरह से जो यूके है उसकी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी ऑफिशियल बैंक रेट वोट्स। अच्छा, ये इनके बेसिक जो है वो वोट होते हैं कि ये इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए। ये लाइक होंगे, मैं आपको यहाँ से इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। अच्छा, ये फर्स्ट जो नंबर है इसमें ये है कि कितने लोगों ने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करने के लिए जो है वो वोट दिया है। सेकंड पे जो है वो कितने लोगों ने इंटरेस्ट रेट को कम करने के ऊपर वोट दिया है। और थर्ड जो है कितने लोगों ने इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट को सेम रखने के लिए वोट दिया है। तो ये लास्ट टाइम तो जो है वो सेम था, मतलब सब ने जो है वो इसी तरह वोट किया कि इसको इंटरेस्ट रेट को सेम रखा जाए, इसको ना कम किया जाए ना बढ़ाया जाए। तो इसके बेसिक 9 मेंबर्स होते हैं। अच्छा, इस बार जो भी उसकी प्रोजेक्शन होगी उसके ऊपर हम जो है वो इस वीक के अंदर जो है वो जाके डिस्कस कर लेंगे कि इसके अंदर क्या मामला हो सकता है। अच्छा, उसके बाद है मॉनेटरी पॉलिसी समरी, उसकी मतलब एक जो है वो शॉर्ट समरी दी जाएगी कि क्यों ये इस पॉलिसी को क्यों बनाया गया है, ये क्यों हम बता रहे हैं, या इंटरेस्ट रेट क्यों कम कर रहे हैं, ये क्यों ज़्यादा कर रहे हैं, ये उसके ऊपर एक समरी दी जाएगी। ऑफिशियल बैंक रेट, यूके के इंटरेस्ट रेट को ऑफिशियल बैंक रेट बोलते हैं। ये उसमें अगर इंक्रीज़ डिक्रीज़ या कुछ भी जो है फोरकास्ट किया जाएगा तो उसके बाद हम देखेंगे कि ये इंक्रीज़ हो सकता है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो क्या कहते हैं। तो ये उसी वीक के अंदर हम सारी चीज़ें जो है वो साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हर मंथ तकरीबन सेम ही डाटा होता है। ठीक है, ये चीज़ें सेम होती हैं, सिर्फ इसके अंदर जो आउटपुट होती है, जो डाटा आ रहा होता है उसके अंदर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ या सेम वही चीज़ें वो रिपीट हो रही होती हैं। तो आप इसको कभी भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं मार्केट के अंदर। जब भी आप देख रहे हो, जब भी आप चीज़ें ये कर रहे हो तो आप उसको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अपने उस हिसाब से, उस वीक में, उस डे में, जब भी आप उसको देख रहे हो। अच्छा, एमपीसी एसेट परचेज फैसिलिटी। अच्छा, यूके जो है वो जो उनकी नोट प्रिंटिंग पॉलिसी है उसको ये बोलते हैं एसेट परचेज फैसिलिटी, कि हमने इस बार कितने नोट्स जो है वो छापने हैं, बनाने हैं। ठीक है, ये उसके लिए होता है, उसके ऊपर वोट दिया जाएगा कि क्या उसको इंक्रीज़ किया जाए। जो एसेट परचेज फैसिलिटी है ये अप्रॉक्सीमेटली 486 बिलियन पाउंड है, शायद इसको जो है वो बढ़ा दिया जाए या कम किया जाए। ये जो भी उसकी फोरकास्ट होगी ये उस टाइम से की जाएगी। अच्छा, इसके अंदर इसमें नहीं बताया गया कि ये कितनी है। ये अप्रॉक्सीमेटली 486 बिलियन पाउंड की थी प्रीवियसली। बहरहाल हम उसको देख सकते हैं जब भी ये रिलीज़ होगी, तो या फिर आप खुद भी इसको नेट पे सर्च करके देख सकते हैं। अच्छा, फाइनल जीडीपी, क्वार्टरली जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसके अंदर जो है वो अगर चेंज आता है, ये अच्छी होती है, जीडीपी बेटर होती है तो करेंसी के लिए बेटर है, अगर कम होती है तो करेंसी के लिए नुकसानदेह है, करेंसी उसके बाद वीक होती है। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ठीक है जी, ये भी पहले एक्सप्लेन हो चुका है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं लास्ट वीक के ऊपर। इसके अंदर है सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। सीबी क्या है? कॉन्फ्रेंस बोर्ड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, कि कंज्यूमर्स का कितना कॉन्फिडेंस है इकॉनमी के ऊपर, क्या वो ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहे हैं या कम स्पेंडिंग कर रहे हैं, उसको किस हवाले से देख रहे हैं। तो अगर उनका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो इकॉनमी ग्रो कर रही है, इसका मतलब है, और करेंसी उनकी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है, इकॉनमी भी स्ट्रॉन्ग हो रही है। अच्छा, इसके बाद चाइना से मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई क्या है? परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के परचेजिंग मैनेजर से वर्ड ऑफ माउथ लिया जाता है कि उनकी इकॉनमी की कंडीशंस कैसी हैं। एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, ये भी हम बता चुके हैं। अच्छा, जीडीपी भी, और पीएमआई शिकागो पीएमआई, उसके बाद पेंडिंग होम सेल्स के ऐसे
ऐसे घरों की सेल जो फिनिश तो हो चुके हैं लेकिन उनकी सेल अभी पेंडिंग है, वो भी सेल नहीं हुए, ये उनके बारे में बताया जाता है कि इनमें कितना चेंज आया, कितने जो है वो सेल हो चुके हैं और कितने जो है वो बाकी बच चुके हैं। उसके बाद है क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज। तो क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज भी हम बता चुके हैं क्या है कि यूएसए की कमर्शियल फर्म्स के अंदर कितना स्टॉक मौजूद है। अगर वो कम है, स्टॉक कम है, उनकी माइनस में आ जाता है, तो ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज़ होने के चांसेस होते हैं। अगर उनके अंदर पाइल अप आ गया है, उनके पास स्टॉक, यूएसए की कमर्शियल फर्म्स के पास स्टॉक ज़्यादा मौजूद है, तो जो है क्रूड ऑयल उसकी कीमत कम हो सकती है। अच्छा जी, ये पूरी एक फॉरेक्स फैक्ट्री की डिटेल हमने आपके साथ जो है वो शेयर किया है, उसको मुकम्मल एक्सप्लेन किया है कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है मार्केट के ऊपर, क्या ये जो है वो डाटा किस तरह से आए तो मार्केट उसके अंदर किस तरह से रिएक्ट करती है नॉर्मली, ये चीज़ें हमने इसके अंदर जो है वो एक्सप्लेन की हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला हो, तो ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।